Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about asexual reproduction in animals and plants. First of all, we are going to discuss animals. Binary fission. Binary fission is the process by which some unicellular organisms like amoeba or prokaryotes like bacteria or small animals like planaria, they divide simply into two and form two organisms. For example, in bacteria, when the bacteria has reached its full growth stage, जब बैक्टीरिया की ग्रोथ पूरी हो जाती है तो पहले इसका डीएनए रेप्लिकेट करता है, फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो इलोंगेट होती है और सेपरेट करना शुरू कर देती है दो डीएनए को, पिंच करती है और क्रॉस वॉल फॉर्म हो जाती है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है, दिस क्रॉस वॉल जो है ये कम्प्लीटली सेपरेट कर देती है दो बैक्टीरिया को। तो जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं वो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स टूट के बनना। सो दो ऑर्गेनिजम्स का बनना बाय द हेल्प ऑफ डिविजन। In amoeba, for example, the parent cell, first of all, nucleus divides, then the cytoplasm divides. आपने माइटोसिस में पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, वो तकरीबन ये माइटोसिस ही रही है अमीबा में, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस दो सेल्स जो बन रहे हैं वो टू ऑर्गेनिजम्स हैं। सो इट इज रिप्रोडक्शन। एज यू नो, रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है? बिकॉज इन दीज जितने भी हम आज टाइप्स डिस्कस करेंगे इन सब में कोई भी फ्यूजन ऑफ गमीट्स नहीं है। जब फ्यूजन ऑफ गमीट्स होगी दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब फ्यूजन ऑफ गमीट्स नहीं होगी, उसके बगैर ही नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, देन दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए प्लेनेरिया जो एक सिंपल फ्लैट फॉर्म है, इसमें ऐसा होता है कि बीच में से फोल्ड होके और दो पीसेस में डिवाइड हो जाता है, और दोनों पीस जो है वो अपने मिसिंग पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं, और जिसके पास अपर पोर्शन है एंटीरियर पोर्शन वो पोस्टीरियर पोर्शन डेवलप कर लेता है, जिसके पास पोस्टीरियर पोर्शन है वो एंटीरियर पोर्शन डेवलप कर लेता है। इस तरह एक प्लेनेरिया से दो प्लेनेरिया बन जाते हैं। प्लेनेरिया में एक और तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विच इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि एक से ज्यादा काफी सारे पीसेस हो जाएं, 3, 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी पीसेस हो जाएं, दो पीसेस जब तक होंगे उसको बाइनरी फिशन कहेंगे। दो से ज्यादा किसी ऑर्गेनिज्म के पीसेस हो रहे हैं और वो सारे पीसेस अपने आप को रीजनरेट करके कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बना ले रहे हैं, तो फिर हम उसको उस प्रोसेस को कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। ये देखें, ये पेरेंट प्लेनेरिया है, इसके यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट्स बन गए और तीनों फ्रेगमेंट्स ने जो है अपने मिसिंग पार्ट्स रीजनरेट कर लिए हैं। इस तरह 3 डॉटर प्लेनेरिया बन गए। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, मल्टीपल फिशन क्या है? बाइनरी फिशन में एक ऑर्गेनिज्म से दो बन रहे थे, मल्टीपल में एक से बहुत सारे बनेंगे। कुछ कुछ कंडीशंस में अमीबा जो है इसमें क्या होता है कि इट पुल्स इन ऑल इट्स pseudopodia and forms a thick layer around it which is called cyst. The nucleus inside the cyst divides and redivides, then it collects small quantity of cytoplasm around it and forms cell membrane around it, and when the cyst bursts then lots of daughter amoeba are released. तो एक अमीबा से काफी सारे बन गए अमीबा, that is multiple fission. Multiple means many, fission means टूट के पीसेस का बनना या यहाँ पे नए ऑर्गेनिजम्स का बनना। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म में बडिंग होती है। बडिंग के प्रोसेस जो है वो यीस्ट में, स्पॉन्जेस में, हाइड्रा में, कॉरल्स वगैरह में होता है। बडिंग में बेसिकली क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फंजाई की एग्जांपल है यीस्ट, इट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों में एक एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो सेल के सरफेस के ऊपर एक आउटग्रोथ सी बन जाती है, साथ ही न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होके उसका जो न्यूली फॉर्म न्यूक्लियस है वो उस आउटग्रोथ में चला जाता है, जिसको कहते हैं बड, और बड में अपना न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अच्छा, अब ये नॉर्मल डिवीजन से किस तरह डिफरेंट है कि नॉर्मल जो इसमें देखिए साइटोकाइनेसिस, पहले कैरियोकाइनेसिस हुई, अब साइटोकाइनेसिस सॉर्ट ऑफ हो रही है, लेकिन नॉर्मल साइटोकाइनेसिस में दोनों सेल्स को इक्वल क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेरेंट सेल है
उसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म है, और जो बर्ड बनी है, डॉटर सेल जिसके साथ फॉर्म हुआ है, वो उसको बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है। ठीक है जी। अब ये भी हो सकता है कि ये अलग हो जाए जो बर्ड बनी है, या ये भी हो सकता है कि ये बर्ड इसके साथ अटैच और मजीद बर्डिंग होती चली जाए, और फिर जो पहले ये बड़ा है फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर इससे बर्डिंग इट विल कंटिन्यू, और इस तरह चेन्स या कॉलोनीज ऑफ सेल्स बन जाएंगी। अच्छा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी लेटरल साइड से, ये एक हाइड्रा है, इसके यहाँ पे आउट ग्रोथ होगी, इसको कहते हैं बर्ड। इस आउट ग्रोथ में टेंटिकल्स भी बन जाएंगे, और फिर कुछ टाइम के बाद ये बर्ड जो है विद टेंटिकल्स सेपरेट हो जाएगा। जब ये सेपरेट होगा तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होगा, और ये अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। हाइड्रा के ग्रुप में ही, जिस ग्रुप को हाइड्रा बिलोंग करता है, और ऑर्गेनिज्म है जैसे कॉरल्स। और कॉरल्स ये तो हाइड्रा में देखिए अलग हो गया, तो ये हर ऑर्गेनिज्म, ये न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा, ये पेरेंट हाइड्रा के तौर पे एक्ट करेगा, ये न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रा के तौर पे एक्ट करेगा। जबकि कॉरल्स और स्पॉन्जेस में क्या होता है कि बडिंग के बाद जितने ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, डिटैच नहीं होते। ये जो ऑर्गेनिज्म है देखिए यहाँ पे डिटैच हो गया, अलग हो गया। स्पॉन्जेस में उस तरह डिटैचमेंट नहीं है, बडिंग के बाद कभी कभी हो जाती, कभी नहीं होती। कॉरल्स में बिल्कुल नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉरल्स ह्यूज स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, पूरे पूरे आइलैंड्स बन जाते हैं बडिंग के बाद ओवर सेंचुरीज। Then spore formation is the process which takes place in organisms like Rhizopus and bacteria. Rhizopus is an example of fungi, और बैक्टीरिया आपको पता है एक प्रोकैरियोट है। राइजोपस में क्या होता है, राइजोपस ये देखें, ये जो ब्रेड के ऊपर लगती है मोल्ड, ब्रेड मोल्ड जिसे कहते हैं, या उर्दू में फुफुंदी या उडली कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी इसकी स्लाइड की ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। कुछ हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स होते हैं, कुछ वर्टिकल थ्रेड्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स को कहते हैं स्टोलन, और वर्टिकल थ्रेड्स को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, और नीचे की तरफ जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जा रहे होते हैं उनको कहते हैं राइजोइड्स। स्पोरेंजियोफोर्स जो अपराइट ब्रांचेस हैं ऑफ दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनके ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं व्हिच आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आर द सैक्स फिल्ड विद स्पोर्स, and when the sporangia burst then they release large quantity of spores। so वो स्पोर फैलते जाते हैं और मजीद ब्रेड को फंगस लगाते जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये तो स्पोर फॉर्मेशन है, सिंपल स्पोर फॉर्मेशन इन द स्पोरेंजिया। बैक्टीरिया में जो स्पोर फॉर्मेशन होती है उसमें होता क्या है कि जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में हो, वाटर नहीं अवेलेबल, फूड नहीं अवेलेबल, टेम्परेचर नहीं सुटेबल वगैरह, तो बैक्टीरिया अपना डीएनए इकट्ठा कर लेता है कोने में, और उसके इर्द गिर्द विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एक कवरिंग बना लेता है जिसको कहते हैं स्पोर कोट। ठीक है जी। एक या दो उसकी लेयर्स बन जाती हैं, एक आउटर स्पोर कोट होता है, एक अंदर एंडोस्पोर होता है, और इस तरह एंडोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन में, जब उसकी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नहीं प्रोवाइडेड, तो वो जिंदा रहने के लिए क्या करेगा कि अपने डीएनए के अराउंड थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इकट्ठा करेगा और उसके इर्द गिर्द थिक लेयर्स बना लेगा, और क्योंकि ये सेल के अंदर स्पोर बना है इसलिए इसको कहते हैं एंडोस्पोर। और ये एंडोस्पोर जो है ये सर्वाइव कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशन को। जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा आएगी तो ये एंडोस्पोर की वॉल और आउटर स्पोर कोट ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और उसमें से नॉर्मल बैक्टीरिया बाहर आ जाएगा और डिवाइड और रीडिवाइड करेगा। अच्छा, एनिमल्स में एक और मेथड होता है विच इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप कर जाता है इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि एग फॉर्मेशन होती है ओवरीज में, और स्पर्म फॉर्मेशन होती है टेस्टिस में, और एग्स और स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइज करते हैं एंड दे फॉर्म द न्यू ऑफस्प्रिंग। लेकिन अगर अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप कर जाए न्यू ऑफस्प्रिंग में, then that is called parthenogenesis। फॉर एग्जाम्पल सम फिशेज में ऐसा हो सकता है, फ्रॉग्स में और इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट की जो ये एग्जाम्पल है हनी बी की, ये क्योंकि रेगुलरली इन एवरी जनरेशन दे डू दिस थिंग, इसलिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि जो मेल ऑफस्प्रिंग्स हैं हनी बी के वो पार्थिनोजेनेसिस के जरिए बनते हैं। अगर आपको हनी बीज में थोड़ा इंटरेस्ट हो तो आपको पता होगा कि हनी बी की कॉलोनी में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होती है क्वीन, और बहुत सारे होते हैं वर्कर्स,
और थोड़े से होते हैं ड्रोन्स। क्वींस एंड वर्कर्स आर फीमेल एंड ड्रोन्स आर मेल। क्वीन और वर्कर में क्या डिफरेंस होता है कि क्वीन के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप हुए होते हैं, उसमें एग लेइंग कैपेबिलिटी होती है, और वर्कर्स जो है उनमें नहीं होती। सो क्वीन जो है इट लेज टू टाइप्स ऑफ एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स। जाहिर सी बात है जो फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक गेमीट से आएगा, मेल गेमीट से, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा फीमेल गेमीट से, तो वो डिप्लॉइड है। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो हैप्लॉइड होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग अगर डेवलप कर जाए तो मेल ऑफस्प्रिंग्स ड्रोन्स बनते हैं, और फर्टिलाइज्ड एग्स जब डेवलप करते हैं डिप्लॉइड तो वो फीमेल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। फीमेल ऑफस्प्रिंग कैन ग्रो इनटू वर्कर और क्वीन। वर्कर और क्वीन के अंदर बेसिकली जो क्यों कुछ फीमेल्स क्वीन बन जाती हैं, कुछ वर्कर्स, दैट डिपेंड्स ऑन द फूड विच इज प्रोवाइडेड टू देम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब ये लार्वल स्टेज पे होते हैं तो उनको कौन सी तरह का हनी प्रोवाइड किया जाता है, इस पे डिपेंड करता है कि वो वर्कर फॉर्म होंगे या क्वीन। सो दैट्स ऑल अबाउट एनिमल asexual reproduction. Now we come towards plant asexual reproduction. प्लांट्स की जो asexual reproduction है इसको जनरली कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट के दो हिस्से होते हैं, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं फ्लावर को, फ्लावर से सीड बनता है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद, और बाकी जितने पार्ट्स हैं रूट स्टेम लीफ वगैरह ये सब के सब कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट से जब नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म हो जाए देन दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बहुत सारे मेथड्स नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड या आर्टिफिशियल हैं। अच्छा, अब आपकी बुक में हो सकता है इसकी तरतीब थोड़ी सी फर्क हो, मैंने उस तरतीब का सॉरी ध्यान नहीं रखा। बहरहाल इसमें से एक मेथड है राइजोम का। राइजोम फॉर्म होते हैं जिंजर में, फर्न्स में, वाटर लिली में। ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होता है विद स्केल लीव्स। ये अदरक जो खाते हैं, आपने कभी किचन में अगर काम किया हो तो इस तरह की अदरक, अच्छा इतनी फ्रेश अदरक हमारे पास वैसे नहीं आती जिसके साथ ग्रीन पत्ते लगे हो, तो बेसिकली जब अदरक ग्रो कर रही होती है सॉइल में तो इस तरह की होती है, उसके साथ ही उसका ये ग्रीन पार्ट होता है, जो ये पार्ट इसका जो है अंडरग्राउंड स्टेम हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, और ये ग्रीन पार्ट्स इसके जो है ये सॉइल से बाहर आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है कैसे पता चला कि ये स्टेम है, रूट नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर स्केल लीव्स है। स्टेम चाहे मोटा हो या पतला हो, उसके ऊपर अगर लीव्स प्रेजेंट हैं तो उसको स्टेम ही कहेंगे। ठीक है जी। और इसकी स्वॉलन इंटरनोड्स होती हैं। अच्छा, एक और बात होती है कि स्टेम पे नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। ठीक है जी। ये जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइनें हैं, ये नोड्स हैं, और नोड्स के दरमियान वाली जो जगह है ये इंटरनोड है, और नोड के ऊपर स्केल लीव्स हैं, नोड के ऊपर ही बर्ड्स हैं। ये देखिए, ये बर्ड से ही प्लांट का ग्रीन पार्ट ग्रो कर रहा है। बर्ड जो है वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि डेवलप करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकता है। एक तो फ्लावर बर्ड होता है, फूल की कली, ठीक है ना। फिर कुछ ब्रांच बर्ड्स होती हैं जो ब्रांचेस बनाती हैं, कुछ लीफ बर्ड्स होती हैं जो लीफ बनाती हैं, कुछ शूट बर्ड्स होती हैं जो पूरा शूट बनाती हैं, स्टेम ब्रांचेस वगैरह और लीव्स। कुछ रूट बर्ड्स होती हैं, नहीं एक्चुअली रूट्स जो हैं वो भी डेवलप करती हैं, लेकिन बर्ड से मेनली जो है ना वो ये वाले स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं। और बर्ड्स कहीं भी हो सकती हैं, birds can be on stem, birds can be on leaves, birds can be on roots even। अच्छा जी, और इसके साथ ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। लोअर सरफेस पे इसके एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करती हैं इस स्टेम के। इसको एडवेंटिशियस रूट क्यों कहा? ट्रू रूट वो होती है जो कि रेडिकल ऑफ सीड से डेवलप करे, उसके अलावा अगर किसी पार्ट से रूट्स डेवलप करें तो उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है जी। सो दिस इज राइजोम, जो कि हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है, उसके ऊपर स्केल लीव्स है, और ये स्वॉलन स्टेम है। जहां भी स्वॉलन स्टेम होगा या स्वॉलन रूट होगी तो वो क्या करेगा, उसका मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस इन इट। ये और बात की अदरक निकाल के हम खा जाते हैं। द सेकेंड वन इज कॉम। कॉम जो है इसकी एग्जाम्पल है कोलोकेशिया एंड गार्लिक। ये शॉर्ट स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसके टॉप के ऊपर बर्ड्स होती हैं। वैसे तो हम गार्लिक को ज़्यादा अच्छी तरह पहचानते हैं, अगर
आपने लहसुन कभी छीले हो वगैरह तो आपको पता होगा कि एक छोटा सा स्टेम होता है पतला सा बेस के ऊपर, और उसके ऊपर बहुत सारे गार्लिक के पीसेस लगे होते हैं। वो जो पीसेस होते हैं हर एक पीस डेवलप कर सकता है ऊपर से एक प्लांट में, ठीक है जी। क्योंकि आपकी बुक में ये एग्जांपल ड्रॉ हुई है इसलिए मैंने इसी को यहाँ पे लिया कि ये देखिए, this is a swollen underground stem which has got which is short and it has got buds at the top which can develop into new plants। और इसमें भी यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स हैं। नोड्स और इंटरनोड्स किसकी निशानी है? नोड्स और इंटरनोड्स स्टेम की निशानी है। स्टेम की अभी तक हमने दो निशानियां डिस्कस की हैं, चाहे वो स्वॉलन हो, चाहे वो स्वॉलन ना हो, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या अबव ग्राउंड हो। एक तो ये कि उसके ऊपर स्केल लीफ हो, और दूसरा ये कि उसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स हो। सो इसके ऊपर कोलोकेशिया के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स, ये जो लाइन है डार्क वाली ये नोड है, और दो डार्क लाइनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है ये इंटरनोड है, और ये पूरा स्ट्रक्चर स्वॉलन है क्योंकि इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल है। इसके ऊपर स्केल लीफ है, इसके बड्स टॉप के ऊपर हैं जो कि नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और इसके बॉटम के साथ और भी कॉम्स अटैच हैं, और हर एक कॉम को सेपरेट करके नए प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं। और इसके नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो कर रहे हैं, दैट दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट, ठीक है जी। कुछ इस तरह का इसका पूरा प्लांट होता है। अरवी जो होती है वो भी इसी तरह की होती है, अरवी अगर आपने यूज करके देखी हो। अच्छा जी, देन कम्स बल्ब। बल्ब जो है अनियन में, ट्यूलिप्स में, लिलीज में, बहुत सारे प्लांट्स में जो है ना ये अंडरग्राउंड स्टेम के फॉर्म में मौजूद होता है। इट इज अ शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम। इसका जो स्टेम है वो इतना सा होता है, ये डिस्क लाइक, सराउंडेड बाय थिक फ्लैशी लीव्स, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? थिक फ्लैशी लीव्स लगे हुए। अब ये जो प्याज हम खाते हैं यानी कि वो क्या होता है इसका? ये होते हैं फ्लैशी स्केल लीव्स या थिक फ्लैशी स्केल लीव्स, और इसके बेस के ऊपर एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और शूट जो है ऊपर की तरफ से ग्रो करते हैं। ये मुख्तलिफ तरह के, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ साइजों के प्याज होते हैं। अच्छा, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो भी आउटर मोस्ट लेयर होती है थिक फ्लैशी स्केल लीव्स की, वो ड्राई हो जाती है और अंदर वाली लेयर्स को ड्राई होने से प्रोटेक्ट करती है, उसको कहते हैं ट्यूनिक। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बल्ब कहलाता है, ठीक है जी। और इसमें नया प्लांट जो है ये यहाँ इसके बर्ड्स मौजूद होते हैं, और वो फिर नया प्लांट इधर से ग्रो करता है। या आपने कभी घरों में अगर रखे रह जाए किसी मौसम में प्याज, तो उनके नीचे से इस तरह की रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है, ऊपर से इस तरह के ग्रीन पार्ट्स, या जो हरी प्याज जो होती है वो उसमें तो पूरा प्लांट ही समझ आया होता है, और उसके लीव्स भी हम खा जाते हैं, और उसके हम बल्ब को भी खा जाते हैं। देन कम्स ट्यूबर। ट्यूबर पोटैटोज में और यैम्स में होता है। इट इज़ बेसिकली एनलार्ज पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ये अगर आलू के पौधे को देखें तो इसकी जो स्टेम की मुख्तलिफ ब्रांचेस है, कुछ ऊपर की तरफ जाती हैं, लीव्स अटैच होते हैं, कुछ नीचे की तरफ आ जाती हैं, सॉइल की तरफ, और वहां पे जाके इसकी टिप्स, मतलब ये देखें ये एक ब्रांच है जो कि नीचे की तरफ आ गई, और इसकी टिप स्वेल कर गई। जितना प्लांट ने फूड बनाया वो उस इन ब्रांचेस में आके इन टिप्स के अंदर स्टोर होता गया, और ये स्वॉलन एनलार्ज पोर्शन अंडरग्राउंड स्टेम के बन गए। अच्छा, अब ये जो एक पोटैटो है ट्यूबर, इसके ऊपर टाइनी बर्ड्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ आइज। ये जो डिप्रेशन से होते हैं इसके ऊपर, दीज आर मोस्टली बर्ड्स। आपने देखा होगा आलू कुछ दिन रखे रहे तो किसी किसी मौसम में उनके ऊपर इस तरह ये स्ट्रक्चर से ग्रो करने लगते हैं। ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स होते हैं, क्योंकि जो ये इसके डिप्रेशन है आईज, इसके अंदर टाइनी बर्ड्स हैं जो कि डेवलप कर सकती हैं। और यहाँ पे अगर लेट सपोज इस एक पोटैटो पे जिस एग्जांपल को हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 आइज मौजूद है लेट सपोज, तो अगर इफ आई एम अ पोटैटो फार्मर और मेरे पास एक ऐसा आलू है, तो मैं इसके इधर से काटूंगी, इधर से काटूंगी, इधर से काटूंगी, इधर से इधर से इधर, ये 7-8 पीस कर लूंगी। हर पीस के ऊपर एक आई होगा, और फिर इन पीसेस को अलग अलग दूर दूर अपने खेत में सॉइल में दबा दूंगी, और फिर ये हर बर्ड जो है ये डेवलप करके पूरा प्लांट, पहले इसमें से रूट्स बनेंगी, फिर शूट्स बनेंगी, और पूरा प्लांट बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इस पे आलू कभी आपने छीले हो तो आपने देखा होगा कि एक साइड पे खड्डा सा होता है, और वहां से छिलका जरा उतारना मुश्किल होता है। वो कौन सा पॉइंट होता है? वो स्कार ऑफ स्टेम होता है। ये देखें, ये जो हर आलू एक स्टेम की ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है, वो वाली जो है ना उसके एक टिप पे होती है, एक कोने पे होती है। ये देखें हर पोटैटो के साथ आपको नजर आएगी, ये स्कार ऑफ स्टेम होता है। और कभी कभी इसके ऊपर स्कार ऑफ स्केल लीव्स, ये जो हम छिलका उतारते हैं ये इसके ऊपर स्केल लीव्स होते हैं जो अटैच होते हैं। नेक्स्ट इज सकर। सकर इज
formed in mint पुदीने में और chrysanthemum गुलदाउदी में होते हैं. This is basically lateral stem close to ground. After some distance sucker produce new plant. ये देखें, ये एक मिंट का प्लांट है, इसकी नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स है. अच्छा, जब ये डेवलप कर जाता है तो इसकी फिर आगे ब्रांच चलती चली जाती है. यूजुअली सारी ब्रांचेस ऊपर की तरफ आती हैं, लेकिन सकर्स ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि लिटरल ब्रांचेस होती हैं, लिटरल स्टेम ब्रांचेस होती हैं जो कि ग्राउंड के साथ साथ चलती हैं और हर थोड़ी देर बाद वो एक नया प्लांट दे देती हैं. ये देखें, ये एक सकर ब्रांच है जो कि लिटरल है और फिर इससे एरियल शूट बन गई. ये एक पुदीने का ओरिजिनल प्लांट है. इसमें देखें, ये एक शूट ऊपर की तरफ जा रही है, एरियल शूट हवा की तरफ, इसकी ये रूट्स है इधर, और फिर ये इसकी सकर ब्रांच है, फिर एरियल शूट, फिर सकर ब्रांच, फिर एरियल शूट, फिर सकर ब्रांच. इस तरह अगर आप थोड़ा सा पुदीना, अगर इतना सा भी आप पीस तोड़ के अपने गार्डन में या गमले में लगा दें तो वो थोड़े दिनों में सारी तरफ फैल जाएगा, क्योंकि उसकी सकर ब्रांचेस जो हैं वो इर्द गिर्द सॉइल पे ग्रो करती चली जाती हैं. अच्छा, कुछ प्लांट्स हैं जो कि लीफ के जरिए भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम को ज़ख्म हयात भी कहते हैं. अगर कोई जिस्म पे फोड़ा वगैरह हो, गढ़ जिसको बहुत बड़े से फोड़े से बन जाते हैं, जिनका कोई मुंह नहीं होता और उसमें दर्द होती बहुत ज़्यादा, तो इस तरह का पौधा अगर हो किसी के घर में या कहीं अवेलेबल, तो ब्रायोफिलम का, इसको पत्थर चट भी कहते हैं क्योंकि पत्थर पे ग्रो कर जाता है, इसलिए एक इसका नेम पत्थर चट भी है लोकल, और इसका एक लोकल नेम ज़ख्म हयात भी है. तो एक पत्ता अगर तोड़ के उसको हल्का सा तवे के ऊपर गर्म करके और फिर जहाँ पे वो फोड़ा या गढ़ हो उसके ऊपर उसको रख दे और किसी कपड़े से बांध दे, तो इसमें से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स को या स्किन इश्यूज को सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं. वैसे भी शायद आपको पता होगा कि इस तरह के कुछ प्लांट्स हैं जो कि स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे एलोवेरा तो स्पेशली बहुत अच्छे. फ्लैशी लीव्स होते हैं इसके. फ्लैशी का लीव क्या मतलब होता है कि लीफ जो है ना वो थिक होते हैं और उसमें जेल लाइक या वाटरी सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं. ये मैंने इसका नाम एक बोला पत्थर चट क्योंकि ये ड्राई रॉक्स के ऊपर ग्रो कर जाता है. तो ड्राई रॉक्स के ऊपर ग्रो करने का मतलब है कि इसको बहुत कम पानी मिले तब भी ग्रो कर जाता है. तो ऐसे प्लांट जो हैं, ये जो लेस वाटर अवेलेबिलिटी में रहते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दे आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वाटर इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल लीव्स. इसलिए इनके लीव्स जो है वो फ्लैशी यानी वाटर स्टोर करने के काबिल होते हैं. अच्छा, इसके जो लीफ के कोनों पे मार्जिन के ऊपर, ये देखिए इसका मार्जिन इस तरह टेढ़ा टेढ़ा सा है, हर मार्जिन का जो है यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स मौजूद होती हैं. एडवेंटिशियस हर उस चीज़ को कहते हैं जो अपनी सही जगह पे ना हो. जैसे अभी यहाँ पे हमने कहा एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि ये असल में एक ब्रांच है जिसके साथ नई रूट्स निकलती चली जा रही हैं. ट्रू रूट मैंने आपको बताया कौन सी होती है, जो रेडिकल से बनती है. इसी तरह बर्ड्स जो हैं बेसिकली स्टेम पे होती हैं, लेकिन यहाँ पे इस लीफ के ऊपर भी बर्ड्स मौजूद हैं. तो क्योंकि ये स्टेम पे नहीं है, एक और जगह पे है, जब कोई चीज़ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ना हो प्लांट में, तो उसके लिए एडवेंटिशियस का वर्ड यूज़ कर लेते हैं. सो मार्जिन ऑफ लीफ के ऊपर एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं, और जब कोई पत्ता, अमूमन ब्रायोफिलम के जब तक लीफ अटैच हो प्लांट के साथ, तो उसके बर्ड्स अमूमन नहीं ग्रो करते. इससे मिलते जुलते और प्लांट्स हैं जिनमें पौधे के साथ लगे लगे भी बहुत सारे बर्ड्स मार्जिन के ऊपर ग्रो कर जाते हैं. लेकिन ब्रायोफिलम का पत्ता जब गिरता है, अमूमन पत्ता जब गिरेगा तो ज़मीन पे ही गिरेगा, मट्टी पे जब गिरता है या ज़मीन पे, तो इसके कोनों में से मार्जिन से ये बर्ड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, और ये प्लांटलेट्स जो है फिर डेवलप करके पूरा प्लांट बना देते हैं. यानी एक लीफ से ये देखें 1 2 3 4 5 6 नए प्लांट्स बन जाएंगे. अच्छा, अब हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ. इसमें से तो कटिंग्स हैं. कटिंग्स दो तरह की होती हैं, एक होता है स्टेम कटिंग और एक होता है रूट कटिंग. स्टेम कटिंग यूज़ की जाती है रोज़ में, शुगर केन में, आईवी में, ग्रेप वाइन्स में, बैम्बू वगैरह में. ठीक है जी. इसमें करते क्या है, जो भी इसमें से प्लांट का हमने करना है, चाहे हमने गन्ना लगाना, चाहे हमने रोज़ लगाने, चाहे हमने अंगूर की बेल लगानी है, कि हम स्टेम का एक छोटा सा पीस ले लेंगे एक स्पेसिफिक साइज़ का, और उस पर से लीव्स को रिमूव कर देंगे, और फिर उसको किसी न्यूट्रिशियस सॉइल में, या एक आजकल ये भी टेक्निक जो है वो काफ़ी मशहूर है कि जो आपको रोज़ अच्छा लगता है, उसकी आप कटिंग स्टेम को कट करके उसके ऊपर से लीफ रिमूव करके उनको घुसा दें पोटैटो में.
ठीक है। और फिर उन पोटैटोज को सॉइल के अंदर दबा दें, ऐसे कि जो पोटैटो और आधा सा ये हिस्सा है ये ज़मीन के अंदर हो और बाकी आधा सा ऊपर हो। तो पोटैटो या ऐसी सॉइल जिसमें कि न्यूट्रिशंस मौजूद है, पोटैटो क्या कर रहा है, उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है ग्रो करने के लिए। विद टाइम ये पोटैटो डिकम्पोज होता जाएगा और प्लांट को ग्रोथ के लिए फूड मिलती जाएगी। तो जब फूड मिलती जाएगी या खाद हमने डाली हो, अच्छी मिट्टी हो, तो पहले ये जो स्टेम है इसमें से एडवेंटिशियस रूट्स बनेंगी। जब रूट सिस्टम बन जाएगा तो फिर ऊपर से इसकी शूट्स भी डेवलप कर जाएंगी और पूरा प्लांट बन जाएगा। रूट कटिंग की एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ जी, शकरकंदी कहते हैं। शकरकंदी इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट और इसको खाना चाहिए। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको खाना, लेकिन टेस्ट डेवलप कर लें। इसके फ्रेंच फ्राइज भी बन जाते हैं, या अगर बेक कर लें इसके फ्राइज तो फिर खाए जा सकते हैं। मतलब इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फूड और इसको अपनी डाइट में रखना चाहिए। अच्छा जी, ये जो है ना बेसिकली रूट होती है। शकरकंदी या स्वीट पोटैटो स्वॉलन रूट होती है। ये देखें, ये प्लांट इसका ऐसे होता है और इसके ऊपर भी एडवेंटिशियस बर्ड्स मौजूद होती हैं। और फार्मर, अगर मैं शकरकंदी का फार्मर हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके सीड्स को नहीं यूज़ करूँगी, मैं कुछ शकरकंदी के पीसेस कर लूँगी। और जैसे पोटैटो के फार्मर ने यही किया, पोटैटो को सीड से नहीं अमूमन ग्रो किया जाता, पोटैटो को पोटैटो से ग्रो किया जाता है। इसी तरह स्वीट पोटैटो को भी ये एक रूट होती है जिसके पीसेस करके और ज़मीन में दबा देते हैं, तो हर पीस जो है वो अमूमन डेवलप कर जाता है इनटू द होल प्लांट। क्योंकि बहुत सारे पीसेस के ऊपर ये जितने इसके ऊपर लाइंस नज़र आ रही हैं, यहाँ पे बर्ड्स मौजूद हैं और ये बर्ड्स जो है ये डेवलप करके कंप्लीट प्लांट दे सकती हैं। देन ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग रोजेज में, पीच ट्रीज में, प्लम ट्रीज में, ग्रेप्स में और बहुत सारे प्लांट्स में यूज होता है। बेसिकली ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि ऐसा प्लांट जिसका रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसके साथ ऐसा प्लांट जिसका शूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसको जोड़ा जाता है। ठीक है जी, यानी जिसको रूट सिस्टम के तौर पर यूज करना है उसको भी कट करेंगे और जिसको शूट सिस्टम को यूज करना है के तौर पे यूज करना है उसको भी कट करेंगे एक ही एंगल पे, और कट करके जल्दी से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। अगर बीच में एयर आ जाए ना तो फिर इसके वेस्कुलर बंडल्स ब्लॉक हो सकते हैं इन दोनों के। तो जैसे ही कट करें फौरन से इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैच कर दें और अटैच करके फिर रैप कर दें। स्पेसिफिक शीट्स होती हैं इसकी और वो वैक्स शीट्स होती हैं जिसकी वजह से ये होता है कि यहाँ से वाटर वेपरेट नहीं करता और आहिस्ता आहिस्ता इसके वेस्कुलर बंडल और इसके वेस्कुलर बंडल जब ग्रो करते हैं, रीजनरेट करते हैं, रिपेयर करते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसका जाइलम इसके जाइलम के साथ, इसका फ्लोएम इसके फ्लोएम के साथ। तो ये एक सिस्टम जो है जिसका रूट सिस्टम स्ट्रांग है वो वाटर अब्सॉर्ब करेगा और जिसका शूट सिस्टम स्ट्रांग है वो ऊपर अपना काम करता रहेगा। जैसे कि अगर मैंने ग्रेप्स की ग्राफ्टिंग की है लेट्स सपोज, तो मैंने कोई और रूट सिस्टम को यूज किया और उसके ऊपर मैंने अपनी पसंद की, लेट्स सपोज मेरे ग्रेप्स के बागात है जिसमें से एक ग्रेप का पौधा बहुत अच्छे की बेल जो है उससे बहुत अच्छे अंगूर उगते हैं। तो मैंने क्या करना है, वो जो अच्छी वाली अंगूर की बेल है उसकी शाखें काट काट के और प्लांट्स की जड़ों वाले हिस्से के ऊपर, स्टेम के ऊपर अटैच करता चला जाना है। तो नीचे वाला पोर्शन अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर नहीं आएंगे। नीचे वाला पोर्शन जो है ना, जो रूट सिस्टम है, वो सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन और ग्रिपिंग में और एंकरेज में ही हेल्प करेगा। और जो ऊपर से जो भी प्रोडक्शन होनी है, कौन सा फ्रूट लगना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करना है कि ऊपर मैंने क्या पार्ट लगाया है। वो जो मैंने ग्रेप अपनी पसंद का लगाया है वही ग्रेप जो है ना वो बार बार होता चला जाएगा प्रोड्यूस। और जितने मैंने इस तरह से बनाए हैं ग्रेप्स वो सारे के सारे इसी तरह डेवलप कर जाएंगे। ये देखें एक और मेथड है जिसमें कि नीचे वाले पार्ट को कहते हैं स्टॉक, ऊपर वाले को कहते हैं स्कियोन। स्टॉक को हॉरिजॉन्टल कट करके इसके बीच में वर्टिकल स्लिट किया है और स्कियोन को इस तरह वेज की शेप में किया और फिर इसमें इसको घुसा दिया और फिर इसके ऊपर वैक्स पेपर जो है वो रैप कर दिए। तो इस तरह भी ग्राफ्टिंग हो जाती है। देयर आर मेनी मेथड्स इन विच ग्राफ्टिंग इज डन। बेसिक इसका कंसेप्ट ये है कि ऐसा प्लांट जिसका रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर अपनी पसंद का शूट सिस्टम लगा दिया जाए। बहुत से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। एडवांटेजेस तो बेसिकली ये हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। जैसे अभी ये यहाँ मैंने कहा कि एक मेरा 100 पौधों में से एक पौधा था जिसके बहुत अच्छे थे,
तो ग्राफ्टिंग के जरिए मैंने उस तरह के जो अच्छा वाला ग्रेप था उसके 100 और बना लिए, ठीक है। अगर मैं लेट सपोज उस ग्रेप के सीड्स को या किसी और चीज को यूज करती, या प्लम ट्री को या पीच ट्री को, उसके सीड को यूज करती, तो हर दफा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें वैरायटी होती है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें वैरायटी नहीं होती। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक, और अगर वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है तो फिर वो प्रिजर्व होगा आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने बनाए। मतलब एक रोज मुझे पसंद है और मैंने उसको कटिंग के जरिए या ग्राफ्टिंग के जरिए उसको बहुत सारे मैंने रोजेस बना लिए, ठीक है। तो वही रोज, अब अगर मैं सीड्स को यूज करूंगी तो वैसा रोज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं स्टेम कटिंग को यूज करूंगी, ग्राफ्टिंग को यूज करूंगी, तो वो सेम वही रोज मेरे पास हजारों पौधे बन जाएंगे। देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिनेशन, इसलिए रैपिड इंक्रीज इन नंबर होता है। और कुछ कंडीशंस में वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इट हेल्प्स पास ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे ये ट्यूबर्स जो है पोटैटो ट्यूबर वगैरह, ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि जितने भी ये फूड स्टोरेज वाले स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली प्लांट के अपने फूड स्टोरेज के लिए होते हैं, कि जब उनको खुद फूड प्रिपेयर करने का मौका ना मिले ओवर लॉन्ग विंटर्स एक्सेट्रा, तो वो उसमें सर्वाइव कर सके। अच्छा, सीडलेस वैरायटीज जो हैं उनको हम, मतलब अगर सीडलेस ऑरेंज वैरायटी है तो उसकी हम नेक्स्ट कैसे बनाएंगे, वो इसी तरीकों से बनाएंगे ना कि हम उसकी ग्राफ्टिंग कर लें वगैरह, ठीक है ना। तो सीडलेस वैरायटीज जितनी भी ग्रेप्स की हैं, जितनी भी सीडलेस वैरायटीज ऑरेंजेस की हैं, उनको ग्रो करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज करना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, इसलिए अगर कोई डिजीज अटैक कर जाए और एक प्लांट भी उससे इफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मेरे 1000 पौधे पूरी क्रॉप में लगे हुए सारे इफेक्ट हो जाएंगे। एक बीमारी सारों को तबाह कर देगी, पूरी फसल खत्म हो जाएगी। या अगर कोई एनवायरमेंटल चेंज आ गया तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे प्लांट्स, और पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब है कि वो जितने ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो सब एक जैसे हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, और उनमें वैरायटी बिल्कुल नहीं। अब ये जो एक जैसे के लिए वर्ड यूज होता है क्लोनिंग, ये जितने हमने पीछे मेथड्स डिस्कस किए ये सब भी क्लोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लोनिंग का क्या मतलब होता है? क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ये जितने भी प्रोसेसेस अभी हमने डिस्कस किए एसेक्सुअल प्रोडक्शन के, चाहे एनिमल्स में चाहे प्लांट्स में, इस सब के जरिए जो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म सिर्फ शायद पार्थिनोजेनेसिस में ना हो, क्योंकि उसमें मियोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है। जो ऑर्गेनिज्म माइटोसिस के प्रोसेस से बनेंगे उन सब में जो ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स के तौर पे जितनी भी जनरेशंस आएंगी, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, और उनको कहते हैं क्लोन। और इस तरह की रिप्रोडक्शन को कहते हैं क्लोनिंग, जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स बने। क्लोनिंग का एक और मेथड, ये भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही वैसे कहना चाहिए, टिश्यू कल्चर, इसको माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक दो सेल से भी, बहुत थोड़ी माइक्रोस्कोपिक चीज से भी पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। दिस लेटेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस क्लोन्स, क्लोन मैंने अभी आपको बता दिया कि क्लोन क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। सेल्स आर टेकन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड पुट इन द सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। जैसे अब आम तौर पे हमने अगर गाजर ग्रो करनी है तो या तो हम उसके सीड्स यूज करेंगे, या हम कुछ गाजर अंदर ही पड़ी रहे तो दोबारा ग्रो कर जाएगी, ठीक है। आपने सर्दियों में देखा होगा कि गाजरें आके रखी हो, थोड़े दिन गुजर जाए तो ऊपर से इनके लीव्स ग्रो कर जाते हैं। तो अगर हम आधी सी गाजर काट के आधी खा लें, बाकी को सॉइल में दबा दें, तो वो नया गाजर का पौधा बन जाएगा। लेकिन अगर हमने, अब जो ये रूट है ये फूड स्टोरेज का काम कर रही है, इससे नया प्लांट नहीं बन सकता, लेकिन प्लांट के किसी भी हिस्से से, रूट से, स्टेम से, लीव से, फ्लावर से, किसी भी पार्ट से थोड़े से भी सेल्स लें, उसको कहेंगे एक्सप्लांट, और फिर उसको ग्रो करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर। जब कुछ सेल्स ग्रोथ हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी माइटोसिस के जरिए, तो एक मैस ऑफ सेल बन जाएगा, एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, जिसको कहते हैं कैलस। फिर इस कैलस को शिफ्ट किया जाता है डिफरेंट मीडियम्स में। ऐसा मीडियम, पहले ऐसे मीडियम में डाला जाता है जिसमें रूट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो उसकी रूट बननी शुरू हो जाती है। फिर ऐसे मीडियम में डाला जाता है जिसमें शूट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, फिर उसकी शूट बन जाती है। इस तरह छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं जिनको कहते हैं प्लांटलेट्स, और इन प्लांटलेट्स को थोड़ा सा और ग्रो करके फिर शिफ्ट कर दिया जाता है क्रॉप फील्ड्स में। दिस टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। दैट्स ऑल।